हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं SGRT का टेस्ट नंबर 215 पे। इसमें देखिए बेटा, आज का टॉपिक जो है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो है रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि क्वेश्चन कहां कहां से उठता है, तो देखिए बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन से बेस्ड क्वेश्चन लाइक एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। SeLO, SeLO2, SeLO3, SeLO4 फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर कुछ बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन जिसमें एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या फिर इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमारे ज्यादा बनते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल पैकेज है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है बेटा कोलरॉस लॉ और कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन से। तीसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और चौथा नॉस्ट इक्वेशन। ये जितने टॉपिक्स मैंने बताया बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो देखिए बेटा बेसिक बातें हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखिए। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। हम लोग कहते हैं ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की जब बात करते हो तो बेटा ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात यह आती है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों में अंतर क्या होता है। बेटा देखिए अगर मान लीजिए सिंपल सी बात समझिए, अगर दो सेम एटम हैं और दोनों एटम का अगर आप अलग अलग चार्ज बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या बेटा, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इट इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। अगर दो एटम हैं और दोनों का आपने अलग अलग चार्ज बताया तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों का अगर आपने एवरेज निकाल के बताया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए बेटा हम लोग बिना लेट किए आते हैं क्वेश्चंस पे। आपकी तैयारी चल रही होगी बेटा, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इस समय आप लूज पड़ गए हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये समय ही नहीं है बेटा ये कहने का कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर ये सारी दिमाग में आपकी बातें आ रही हैं तो फिर सोच लो बेटा बहुत ही दिक्कत होने वाली है आगे। इसलिए बेटा ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालो और पढ़ाई में लग जाओ। ये फरवरी का महीना चल रहा है, उसके बाद मार्च, अप्रैल और 5 मई आपका लक्ष्य है। तो बेटा उस लक्ष्य को भेदने की कोशिश करो। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन को उसका लक्ष्य दिखाई दिया था उसी तरह आपको अपना लक्ष्य देखना है बेटा। तो तैयार हो जाइए और चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। In the reaction given below, identify the species undergoing the oxidation and reduction. Just you have to find the oxidation number. सबसे पहले बेटा आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए। यहां सल्फर का -2 है, इसका 0 है, यहां पर इसका -1 है और इसका 0 है। -2 से 0 में गया, कम से ज्यादा यानी इसका क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, और ज्यादा से कम में गया तो रिडक्शन। H2S इज ऑक्सीडाइज एंड Cl2 इज रिड्यूस। चलिए बेटा आगे आते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले तो ये समझ लो बेटा रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना चाहिए। यहां पर देखिए यहां पर इसका क्या हो रहा है रिडक्शन,
कह रहा है another metal A1 which undergoes the oxidation। तो बेटा जितना इसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ही ऑक्सीडेशन में रिलीज होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा वही इलेक्ट्रॉन आगे भी होगा। तो इसका मतलब यहां पर चेक करिए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है x, ये आपका फ्री स्टेट में, तो इसमें कितना हो गया 0, चेंज कितने का हुआ x, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे x इलेक्ट्रॉन। तो जब वो आपका ऑक्सीडाइज होगा तो वहां भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे x। चलिए बेटा अगला आता है 68 में कह रहा है बेटा द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। पहले बात देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब तुम ऊपर से नीचे आते हो तो ऊपर एसआरपी की वैल्यू जो है वो निगेटिव है और नीचे एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है और बीच में एसआरपी की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 0 हो जाती है, यानी ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। जरा एसआरपी की बात करो यार, एसआरपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा यहां एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है, एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ज्यादा है, मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, मतलब इनका रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। ऊपर वाले का एसआरपी कम है मतलब एसओपी क्या होगा, ज्यादा। इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है उसका मेटालिक नेचर ज्यादा होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितना जल्दी वो आयन बनाएगा उतना जल्दी वो दूसरे से जाकर के रिएक्ट भी करेगा। तो इस हिसाब से बेटा अगर तुम देखो तो बेटा आप जानते हैं जिंक होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, ये ऑर्डर होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है, इसका मतलब इसकी मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है, और मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। तो बेटा ये हो जाएगा जिंक, कॉपर और सिल्वर, जिंक, कॉपर और सिल्वर, आंसर हो गया हमारा बी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बताना है कि किसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। चलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 2x + 1 × 4 = 0, x = -2, यहां पर x = -3, यहां पर x = -1/3 और यहां पर हो जाएगा NH2+ और OH माइनस। अगर आप इसको तोड़ते हो NH2+ को, ये लिया x + 1 × 2 = -1, x + 2 -1, देन x = कितना आ गया, -3। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो प्लस में होता है, मेटल के साथ क्या होता है, माइनस में होता है। तो आप इसमें देखिए अब सबसे ज्यादा कौन है, यही सबसे ज्यादा है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम पेंटॉक्साइड। आप जानते हैं बेटा क्रोमियम जो होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, इसके अंदर जो 4 ऑक्सीजन है उनके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है। अगर इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग कैलकुलेट करें तो आप देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ -2 और यहाँ पे क्या हुआ, +2। यहाँ पे 2 बॉन्ड है इसलिए माइनस लगाए, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, ये -1, ये +1, ये -1 और ये +1, और इन दोनों का आपस में क्या हो गया, 0 0। तो देखिए इसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, सी, और सी आंसर है +6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सबका निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर देखिए बेटा इसका आएगा +6, यहां पे आएगा +5, यहां पे आएगा +7 और यहां पे आने वाला है +2। इस हिसाब से जब आप आंसर निकालेंगे तो थर्ड वाले का सबसे ज्यादा है, तो 71 का आंसर आएगा बेटा सी। 71 का आंसर आ गया बेटा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमको XYZ के ऑक्सीडेशन XYZ का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इनका फॉर्मूला बताने के लिए बेटा थोड़ा सा देखिएगा, इधर उधर हो गया है, थोड़ा भाग गया है, कोई बात नहीं,
अब बटन है दबता रहता है। हाँ ये देखिए, जहां थे वहीं चले आए। अरे भाई टेक्निकल आदमी नहीं है हम आपकी तरह। x इक्वल टू कितना है +2, y इज इक्वल टू कितना है +5 एंड z इज इक्वल टू कितना है -2। आपको करना क्या है इसमें बेटा, आपको बताना है कौन सा सही फार्मूला है। उसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, x y z की वैल्यू पुट करिए और जिसकी वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाए वही तुम्हारा क्या है सही आंसर। जैसे मान लीजिए मैंने लिया x y2 z6, x की वैल्यू कितनी है +2 और ये 2 इंटू कितना हो गया 5 -2 इंटू 6 नेट इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी ये बी वाला फॉर्मूला हमारा क्या है सही है। चलिए बेटा अगला आता है, यहां पे रिएक्शन आपको जो है बैलेंस करनी है। तो जैसे इसको बेटा हम आयनिक फॉर्म में लिख लें, जैसे Cu है NO3 माइनस है और Cu+2 है और यहां पर NO2 है। ठीक, अब इसको बैलेंस करिए। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका +2 है, इसका +5 है और इसका क्या है +4 है। बेटा जब ये 0 से 2 में गया तो ये कितना बढ़ रहा है 2, और जब ये +5 से +4 में गया तो ये कितना घट रहा है 1। अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया था जितना घटे उतना ही बढ़े, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया। तो बेटा जिससे गुणा करते हो उसके आगे उतना लगा दो, तो Cu2NO3 माइनस Cu+2 प्लस NO2। यहां से देखिए बेटा ये 2 था तो मैंने यहां कितना बना दिया 2 बना दिया। अब हमें बैलेंस करना है बेटा चार्ज, तो यहाँ पे -2 है, इसके लिए बेटा -2 और यहाँ पे +2। निगेटिव के लिए सेम साइड में जोड़ा जाता है हाइड्रोजन आयन, और इसके लिए बेटा अपोजिट साइड में पॉजिटिव के लिए तो 2 हाइड्रोजन आयन और जोड़ दिए। लास्ट स्टेप होता है आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना, 3 2 6 ऑक्सीजन इधर है 4 इधर है, तो 2H2O हमने यहां पर जोड़ दिया और रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे बेटा तो 73 का आंसर जो है वो बी आ जाएगा। ठीक है, आपको बैलेंस करके मैंने दिखा दिया। दूसरा तरीका इसका ये होता है, ये वैल्यू आप यहां पे पुट करते जाइए और पुट करने के बाद जहां पे दोनों साइड एटम बराबर हो जाए वही आपका सही आंसर है। चलिए 74 में देखिए बेटा एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सिल्वर का दिया है, पोटेशियम का दिया है और क्रोमियम का दिया है। ठीक है ना, यहां पे जरा एक चीज चेंज कर लीजिएगा, ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है, यहां पे आंसर में हमारे क्या है माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर कौन है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन है एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन है क्रोमियम और फिर उसके बाद कौन है सिल्वर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है बेटा उसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करता है रिड्यूस, यानी दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इनका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा ज्यादा। तो 74 का आंसर क्या हो गया बेटा बी। ध्यान से सुनो, ऊपर वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कम है, यानी कि एसओपी क्या है ज्यादा। एसओपी ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो गई ज्यादा, जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस, यानी उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है ज्यादा है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट हैपेन व्हेन द अप्लाइड एक्सटर्नल ईएमएफ। अगर बेटा देखिए हम लोग कहते हैं बेटा, आप जानते हो इधर एनोड होता है, इधर आपका ये एनोड है, ये कैथोड है, यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसका जो अपना ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट होता है। अगर आपने एक्सटर्नल ईएमएफ यहां पर कोई लगा दिया और इसका ईएमएफ जो है इस एक्सटर्नल का जो ईएमएफ है 1.1 के बराबर है, नो करंट विल फ्लो, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टार्ट। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा हो गया तो करंट उल्टी दिशा में बहना शुरू हो जाती है। अगर ये एक्सटर्नल 1.1 से कम है तो जैसे इस सेल गैल्वेनिक सेल के अंदर करंट का फ्लो होता है वैसे ही फ्लो होता रहेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा 75 का ए। चलिए 76 पे आते हैं बेटा। 76 में जनरली गैल्वेनिक सेल, जरा गैल्वेनिक सेल को देखिए। सपोज जैसे बेटा हमने यहां पे लिया है जिंक और यहां पे लिया है मैंने कॉपर, ये जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ। आपको पता है बेटा ये एनोड है, ये आपको पता है बेटा कैथोड है। एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पर जिंक से क्या बन रहा है जिंक आयन, और ये निकाल क्या रहा है इलेक्ट्रॉन। जब ये बना जिंक से जिंक आयन
तो इसने निकाले इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या हो रहा है, इकट्ठा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। यहां पर जो कॉपर आयन है वो इस इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब आप कनेक्ट करोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, तो करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव से किधर होगा, निगेटिव की तरफ। तो करंट विल फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रोड। चलिए 77 बेटा रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान देना है। यहां पर देखिए ध्यान से, तो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का 0 है, यहां पे +2 है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन। यहां देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। ये डबल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके सॉल्ट ब्रिज को। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये एनोड, ये कैथोड। इधर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सेल बनाने में लेफ्ट में रखा जाएगा, ये राइट में रखा जाएगा। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी। चलिए, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी, ठीक है ना। पहले तो आप ये रिएक्शन समझिए बेटा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ई हाइड्रोजन आयन H2 इज इक्वल टू ई नॉट हाइड्रोजन आयन H2 माइनस 0.059/2 लॉग हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन आयन का क्या हो गया, स्क्वायर। यानी ये वैल्यू की अगर हम बात करें PH2/H2 की, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब 0.25। और यहां पर दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो यहां वैल्यू इनकी रेशियो 1 आएगी, और यहां पर देंगे तो इसका रेशियो 2 आएगा, और यहां पे देखेंगे तो 0.50 आएगा। अब जहां पर जब निकालेंगे आप वैल्यू, तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी निगेटिव आएगी और इसकी पॉजिटिव। तो पूछ रहा है कौन सा निगेटिव होगा, तो सी वाला आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं 79। पहली बात तो देखो बेटा, ये जो ई नॉट सेल होता है ना, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। यहां पर कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, तो रिमेन क्या होगा, सेम होगा। ठीक, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात देखिए, जब आप ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो क्रोमियम से क्रोमियम +3 है, और ई नॉट कैडमियम +2 से क्या है, कैडमियम है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का। यहां दिया क्या हुआ है, रिडक्शन, तो रिडक्शन को बदलिए ऑक्सीडेशन में, तो 0.74, और ये हो गया प्लस, ये हो गया -0.40, और यहां से आप देखेंगे 0.34 वोल्ट आसानी से आपको मिल जाएगा। बेटा कुछ नहीं, मैंने आपको सिखाया ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हमें यहां दिया हुआ है रिडक्शन और चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन। माइनस लगाओ, बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल आर गिवन। जब भी इस तरह से देता है रिडक्शन पोटेंशियल तो आप अरेंज कर लिया करिए। सबसे ऊपर कौन जा रहा है, Z, उसके बाद X है, उसके बाद क्या है, Y। ये -3, -1.2 और ये 0.5। तो बेटा जो ऊपर होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका SOP ज्यादा होता है, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, ज्यादा। तो 81 का आंसर, Z की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो बेटा आंसर आपका आ जाएगा ZXY, आंसर डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बेटा अगर हम इसका सेल लिखें, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n log concentration of जिंक आयन बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो यहां से अगर जिंक आयन की बात करें, ये वैल्यू है 0.01 और ये वैल्यू है फिलहाल 1। अब मैं कर क्या रहा हूं, दूसरी बार जब E2 लिख रहा हूं तो ई नॉट सेल 0.059/n लॉग जिंक आयन बाई कॉपर आयन। अब मैंने जिंक आयन की वैल्यू को मैंने 1 किया और इसको 0.01 किया, तो हो क्या रहा है, पहले देखिए। जब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी,
और पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2। आंसर सी इज करेक्ट। 82 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 83 फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा इसका, देखिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पर ये आपको 960 जूल दिया है, इसको किलो जूल में बदलिएगा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 96500 होता है, ये आपको फाइंड करना है, वैल्यू एन की निकालनी होगी। तो चलिए काम करते हैं, पहले यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा 3, टोटल एटम इसके कितने हो गए 4/3, यहाँ पे एल्युमिनियम का कितना है 0, चेंज कितने का हुआ 3 का, तो 4/3 से कितना चेंज होगा 4 का, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे 4। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा इसी में होगा, तो ध्यान से समझो, पहले एक एल्युमिनियम का कितना आया +3, टोटल एल्युमिनियम कितने 2/3 इंटू 2 यानी 4/3, तो जो भी आप चेंज देखेंगे 4/3 की वजह से देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर निकालोगे बेटा तो 2.5 वोल्ट आ जाएगा। व्हाट हैपन द कंपोजिशन, बेटा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में मूव करके जा रहा है तो वहां पे कोई चेंज कुछ नहीं होना है, क्योंकि आयन में उसके कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आयंस के अंदर चेंज नहीं हो, तो आंसर बी इज करेक्ट, 84 का बी। ठीक है, 85 है, कह रहा है KCl solution is generally used to determine the cell constant because its conductivity is known accurately at various concentration and different temperature. Answer B is correct. 80 oxidation number of element in a compound is the basis of certain rule. पहली बात तो समझिए, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल के साथ -1 होता है, सॉरी मेटल के साथ -1 होता है और नॉन मेटल के साथ +1 होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है, हमेशा +1 नहीं होता है। आइडेंटिफाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन द सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, यहां पे दिख रहा है +4, यहां पे दिख रहा है +5, यह है +3, when the same element get oxidized and reduced, that is called the disproportionation reaction। और जो disproportionation reaction होती है अगर उसको रिवर्स कर दो तो उसको बोलते हैं कम proportionation reaction। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक या दो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे KClO3 है ना, KClO3 में ठीक है एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसका जो है आपका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आंसर इसका डी है, सही है। आगे बढ़िए, 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। जरा देखिए बेटा, पहले मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, Cr2O7 -1 I माइनस चेंज इनटू I2 प्लस क्रोमियम +3। बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 6 आएगा, इसका -1 है, इसका 0 है, इसका +3 है, इधर 2 एटम है तो पहले ही मैंने 2 एटम कर लिया। बेटा जब ये 6 से 3 में गया तो 1 के कारण 3 घट रहा है, 2 के कारण कितना घटा है 6, तो 6 घटा। यहां पर देखिए -1 से 0 में गया तो 1 बढ़ा, 2 के कारण कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ा, हमने घटा इज इक्वल टू बढ़ा सिखाया था, तो बेटा इस हिसाब से तो यहाँ पे 3 से आपको क्या करना पड़ेगा गुणा, यानी कि ये हो जाएगा Cr2O7 -2 6I माइनस और ये होगा I2 और क्रोमियम +3। अब यहाँ 6 है, यहां भी बैलेंस करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा। आपसे पूछा है कितने मोल I2 चाहिए, तो 3 मोल, आंसर क्या लगेगा सी। 89 the correct order of nitrogen compound in its decreasing order of the oxidation state। तो भाई देखो HNO3 है, HNO3 में +5 होता है, ठीक है ना, HNO3 में कितना होगा +5 होता है, NO में +2 होता है, 0 होता है, इसमें -3 होता है, तो आंसर सी इज करेक्ट। चलिए, the conductance of electrolytic solution kept between the electrode of conductivity cell at a unit distance but having area, molar conductivity की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। 90 का आंसर क्या हो गया बी। 91, यहां पर देखिए 91 आपको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K = 1/R × L/A। R की वैल्यू आपको दे दिया है 55 और सेल कांस्टेंट ये पूरा का पूरा दे रहा है जी 0.616। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा जी, 91 कैलकुलेट करेंगे, आंसर बी सही है। चलिए 92, बेटा देखो हमने आपको बताया था डेल्टा G = -NF
ई सेल होता है, ई नॉट ले रहे हैं तो ई नॉट। बेटा अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये क्या मिलेगा, निगेटिव। जीरो तो क्या मिलेगा, जीरो। अगर ये निगेटिव होगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। हमसे कह रहा है ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी है, निगेटिव, तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ठीक है, और ये अगर पॉजिटिव मिलेगा तो के इक्विलिब्रियम हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी, तो माइनस। ये अगर प्लस होगा तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस। तो हमेशा देखिए ये इसका ई नॉट सेल का उल्टा जो होगा वो डेल्टा जी होगा, और डेल्टा जी का उल्टा साइन जो है वो क्या होगा, के का होगा। अगर ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव। तो यहां से 92 का आंसर मिल जाएगा आपको ए। चलिए 93, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कुछ सोचना ही नहीं है, कोलरॉस लॉ। अगला आता है 94। इसमें देखिए 94 में जैसे इस वाले इक्वेशन को अगर हम डिसोसिएट करें तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट है, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, हम इक्वेशन लिख रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन है और सल्फेट है, और यहां पर जो है CH3COO माइनस है, K प्लस है, ये 3 है। हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है CH3COOH, मतलब हमको चाहिए एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। हमने आपको बताया था ये जहां जहां दिखाई दे उनको जोड़ दो और बाकी को क्या करो, घटा दो। इसका मतलब हमको समझ में आया इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और इसको क्या करना है, घटाना है। चलिए पहली बात, हमको एक एसीटेट चाहिए और यहाँ पे एक एसीटेट दिया है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये जेड है तो जेड ही रहेगा। दूसरा देखिए हमको एक हाइड्रोजन चाहिए लेकिन यहां पर 2 दिया है, इसका मतलब इसको हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये हो गया x/2। यहां पर भी देखिए अब जब इसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये सल्फेट हाफ हो जाएगा, तो यहां भी हाफ करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको भी 2 से क्या करिए, डिवाइड। ये हो गया y/2। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा होगा x/2 प्लस जेड माइनस y/2। तो यही x/2 माइनस y/2, तो x माइनस y/2 प्लस जेड। आंसर डी इज करेक्ट। चलिए 95 कोलरॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। हमने आपको बताया था, देखिए ये तो मुंह लग जाएगा, इसके आयन जहां जहां दिखाई दे उनको जोड़ दो, यानी CH3COON और HCl, इन दोनों को जोड़ दो और इसको क्या करो, घटा दो, तो सीधे आप सॉल्व करोगे बेटा, आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले तो आप ये देखो MnO4-2 चेंज इनटू MnO4-1, ये है यहां पे +7, ये है +6। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो 1 फैराडे, यानी इसके 1 मोल के लिए हमको 1 फैराडे चाहिए, तो 0.1 मोल के लिए 0.1 फैराडे चाहिए, तो सीधे सॉल्व करोगे आंसर कितना मिल जाएगा, सी। 97 द टाइम रिक्वायर्ड, पहले देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया इंटू क्या होता है, थिकनेस होता है, यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, ये होता है। अब यहां से देखिए सरफेस एरिया आपका कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.05 दिया हुआ है, और थिकनेस जो है वो कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। करंट कितना है, 10 एम्पियर है, और डिपॉजिट करने की किसकी बात कर रहा है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 होता है। निकालना आपको क्या है, टाइम निकालेगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए 98 व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं बेटा कि कोई भी आयन जो इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, आयन को सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रोड पे पहले जाता है। अगर आप ले रहे हो एक्वस NaCl सोडियम आयन क्लोराइड आयन, तो एक्वस में हाइड्रोजन आयन और OH आयन होगा। इन दोनों में कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड जो होता है निगेटिव होता है, निगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा। इन दोनों में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन जो होता है रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो एट कैथोड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड इनटू H2 इंस्टेड ऑफ Na+। चलिए अगला 99 गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब आप जानते हैं जिंक की कवरिंग होती है बेटा आयरन शीट के ऊपर, ठीक है। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा।
100. Here I mark the incorrect statement about the corrosion. It slowly coats the surface of metal object. It is a metal and oxidized, giving the electron oxygen. It damage building. All the above are correct. इसमें सारे आंसर इसके क्या है, सही है। कोरोजन का मतलब आप जानते हैं बेटा, मेटल को धीरे धीरे खत्म करना उनके फॉर्म ऑफ ऑक्साइड में। जैसे मेटल धीरे धीरे खत्म होता है ऑक्साइड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे आपने देखा होगा लोहे में ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स लग जाते हैं, कॉपर के अंदर ग्रीनिश हो जाता है, कोई भी सिल्वर हो तो वो ब्लैकिश हो जाता है, ये सब क्या है, कोरोजन है। कोरोजन बेटा टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनॉन होती है। वहां पे मेटल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ट्रैप करता है, फिर वो हाइड्रोजन आयन से मिलकर के वाटर बनाता है। उस वाटर के प्रेजेंस में फेरस फर्दर ऑक्सीडाइज होता है फेरिक में, जिससे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। इस रस्ट से बचाने के लिए हम लोग कहते हैं कि पहले ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग कर दीजिए, इसको बैरियर प्रोटेक्शन करते हैं। सैक्रिफिशियल मतलब मोर रिएक्टिव मेटल से उसको क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए। फिर होता है मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट करके, जिसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, या फिर आजकल जो है एंटी रस्ट सोल्यूशन आते हैं जो हमारे कोरोजन से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये थे बेटा हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बेटा आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा और पेपर के आंसर्स मिला भी लिए होंगे। तो जिन क्वेश्चंस में गलतियां हो रही हैं बेटा, उनके टॉपिक पे अच्छे से फोकस करिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप आकर के बेटा पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। ये डाउट्स तो आपको 5 मई को नहीं दिखना चाहिए बेटा, एग्जामिनेशन में ये डाउट्स नहीं आने चाहिए। हर चीज क्लियर कर लीजिए, पूरी एनर्जी अपनी लगा दीजिए बेटा, पूरे जी जान के साथ इफेक्टिवली लग जाइए। कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए, कोई अफसोस ना रह जाए, तो लग जाओ बेटा पूरे मेहनत के साथ और एकदम रॉक कर दो बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में।